आप सभी को नमस्कार मित्रों। कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे। हम लोग यहाँ संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी की बात कर रहे हैं। यूनिट 3 और 4 चल रही है यूपीएससी को लेकर के, और यहाँ हम काव्य लक्षण की चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है। इसमें हमने पिछले लेक्चर में, चौथे लेक्चर में, मम्मट के काव्य लक्षण की आलोचना की थी और समझा था, और उसके एक एक चीज को कि तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृतौ पुनः कॉपी, ये सब क्या है। आज हम लोग यहाँ विश्वनाथ का लक्षण, चूंकि विश्वनाथ ने ही सबसे ज्यादा आलोचना की थी, तो विश्वनाथ के लक्षण की भी तो आलोचना होगी। जब आप दूसरे की आलोचना करोगे तो आगे जाके आपके भी लक्षण की आलोचना होगी। तो इनके लक्षण की भी आलोचना है और इनका भी लक्षण है। दोनों सम्माननीय कवि हैं और आलोचना की परंपरा संस्कृत वाग्मय की एक विशेषता है कि संस्कृत वाग्मय में आलोचनात्मक तरीके से एक दूसरे के काव्यों के लक्षणों पर या प्रत्येक चीज पर, दर्शनों आदि पर चर्चा और विमर्श किया गया है, जिससे कि भारतीय काव्यशास्त्र या फिर भारतीय संस्कृत वाग्मय ने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। उसी प्रक्रम में हम यहाँ विश्वनाथ के काव्य लक्षण की आलोचना को समझते हैं। ध्यान रखें। अब देखो, वाक्यम रसात्मकम काव्यम अस्य भावार्था सोपत्तिकम सो उदाहरण विशदीकरणीय। आप कुछ लोग कहेंगे कि सर इनको आलोचना की पड़ी रहती है हमेशा। तो दोस्त यहाँ पर क्या होते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही कहने को पूछ रहे हैं कि अस्य भावार्था सोपत्तिकम सो उदाहरण विशदीकरणीय, और विशेष रूप से उन्हीं के लक्षण पूछते हैं जिसके लक्षण पर कोई डिबेट हो, जैसे मम्मट के और रसगंगाधर विश्वनाथ के पर। क्यों पूछा जाता है ऐसा? चूंकि इन दोनों के प्रसिद्ध भी है। जब अच्छे होंगे तभी तो आलोचना होगी, और इसलिए पूछे भी जाते हैं। देखिए, अब इनका है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसका अर्थ यदि हम लोग समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि रसात्मक वाक्य को, मतलब वाक्यम काव्यम, कि वाक्य ही काव्य है। प्रत्येक कवि कह रहा था अभी तक कि शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थो शब्द को ले रहा था, लेकिन उन्होंने शब्दोत्तर शब्द को नहीं लिया, इन्होंने लिखा वाक्यम, कि वाक्यम काव्यम, वाक्य ही काव्य है। इसे पूछा कैसा वाक्य, तो बोले रसात्मक, तो बोले रसात्मकम वाक्य, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। समझ में आ रहा? तो इन्होंने यहां वाक्य को काव्य कहा और रसात्मक हुआ। अब रसात्मक एक तरीके से वाक्य की विशेषता हुई कि ऐसा वाक्य जिसमें कोई मजा आ जाए, रस आ जाए, जैसे शायरी सुनते हो आनंद आ जाता है, तो वो भी काव्य बोले। ठीक है, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो पहली बात तो यह है, काव्य क्या है, इसका समुचित लक्षण क्या हो। इस परंपरा में मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना की स्थिति में काव्य शास्त्रियों में मतभेद भिन्न है। यानी कि मुंडे मुंडे मतभिन्ना सबने अपने अपने तरीके से बताया है और इसी में मतभेद भिन्न है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ विविध काव्य शास्त्रियों की आलोचना के उपरांत अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने विभिन्न काव्य शास्त्रियों की आलोचना की, आपने बता भी दिया, मम्मट आदि काव्य शास्त्रियों की आलोचना के उपरांत अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत करते हैं। उनसे पूछा क्या, तो बताएं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात जिस वाक्य की आत्मा रस है उसे काव्य कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा रस, यानी कि वाक्य ऐसा हो जो रस से युक्त हो। दूसरे शब्दों में रस रूपी अलौकिक आनंद प्रदान करने वाले वाक्य को काव्य कहते हैं। जो रस अलौकिक आनंद की प्राप्ति करे वही क्या है, का वाक्य। विश्वनाथ के अनुसार काव्य की आत्मा भी रस ही है, काव्य की आत्मा भी रस ही है, इसलिए इन्होंने रसात्मक वाक्य कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है। देखिए लिखा भी है रसी है तथा वह रस ही काव्य में प्रमुख है। अब देखो, रस एव आत्मा, रस ही आत्मा है, रस एव ये मतलब ही, रस एव आत्मा, रस ही आत्मा है। सार रूपतया जीवन धायको यस, क्योंकि ये क्या है, सार रूप से यदि हम देखें तो यही जीवन धायक तत्व है। किसका, काव्य का। तो काव्य का जीवन धायक तत्व क्या है, रस, और इसलिए रस क्या है, आत्मा क्या होती है, जीवन धायक तत्व है। तो जीवन धायक तत्व क्या है, आत्मा, और वो आत्मा क्या है, रस है। काव्य में प्रमुख क्या हुआ, रस, क्योंकि रस क्या है, आत्मा। आपके शरीर में इंपॉर्टेंट क्या है, आत्मा, आत्मा क्या है, चैतन्य, तो ऐसे ही आत्मा क्या है, रस कह रहे हैं। तो क्या, रस एवं आत्मा सारूप्य जीवन धायक यस, जो यस यानी जिसका, यानी कि काव्य का क्या है, ये जीवन धायक तत्व है।
अब देखो, इस रस का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए विश्वनाथ भाव, भावाभास, भावोदय, भाव शांति, रसाभाव आदि की परिगणना करते हैं। जब इनके आप साहित्य दर्पण को कहेंगे तो इसकी बहुत चर्चा आई है कि भाव क्या है, भावाभास क्या है, भावोदय क्या है, भाव शांति क्या है, रसाभास क्या है। इन सब के माध्यम से वहां चर्चा है और कहा गया है कि रसस्यते इति रसा, जो आनंद प्रदान करे वही रस है। इस तरीके से उपयुक्त विवेचन से सुस्पष्ट है कि विश्वनाथ ने काव्य के बाह्य तत्वों, अलंकार, शब्द आदि की उपेक्षा की है। जैसे काव्य को जो सुंदर बनाने वाले बाह्य तत्व होते हैं, जैसे अलंकार अच्छा हो तो काव्य में मजा आता है, बाह्य सजावट है, सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे कि ननु नन्नो नन्नो नो ना 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 ननु नन्नो 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 नाने नानु नन्नु नन्नुत, इस तरीके से। अब ये माघ का है, ठीक, सॉरी भारवी का है। माघ का तो दाद दो दादी इस तरीके से है, ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा ये, तो बोले इन्होंने अलंकार शब्द आदि की आलोचना की, इन्होंने रस को पकड़ा, अपेक्षा आत्मा में अंतरंग तत्व को ही काव्य का प्रधानता दी है। यानी कि जहां तक कुछ अभी तक व्यक्ति कह रहे थे, कोई अलंकार से सुसज्जित हो, गुणों से सुसज्जित हो, इस चीज से सुसज्जित हो, जैसे कि खासकर मम्मट कह रहे थे सगुणव हो, अलंकार हो, अदोष हो, इसकी जगह उन्होंने एक ही बात कहा, रसात्मक वाक्य। रसात्मक अंतरात्मा है, सद्यः पर निवृत्तये में रस बहुत बड़ी हूं, आनंद रस से ही मिलता है। सद्यः पर निवृत्तये जो काव्य का प्रयोजन है वो मूल प्रयोजन माना जाता है काव्य का। सबसे महत्वपूर्ण पहला एक ही मत, यदि सभी 6 प्रयोजन में एक पूछो मम्मट से कि कौन है एक प्रयोजन है, तो वो कहेंगे वहां पर एक ही है, सद्यः पर निवृत्तये प्रमुख। तो वही किससे प्राप्त होता है, रस से होता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रसंग में इसलिए इन्होंने आत्मा यानी कि इन्हें अंतरंग तत्व को यहाँ पर लिया है। प्रसंग में साहित्य दर्पण में विसंभोग श्रृंगार का उदाहरण भी इस प्रस्तुत करते हैं। अब देखो ये भी प्रस्तुत करते हैं एक उदाहरण, ठीक है। तो ये भी है कि देख लीजिए इसका उदाहरण, चूंकि आपको पेपर में लिखना पड़ेगा इसलिए इसको भी समझाना पड़ेगा। चलिए समझा देता हूं। देखिए याद करने पड़ेंगे ये श्लोक, जो ये श्लोक इसमें प्रयोग किए गए हैं आपको आंसर में प्रयोग करने पड़ेंगे, और ये प्रयोग नहीं कर रहे हो इसलिए नंबर कम आ रहे हैं। पूरे कंटेंट बेकार है क्योंकि कंटेंट में इस प्रकार के उदाहरण नहीं है, जबकि वो खुद पूछता है कि उदाहरण दे करके बताइए। तो देखो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ये, और इस उदाहरण को आपको समझना है। कौन है, विश्वनाथ है। यह कौमार हरा, ये भी एक श्रृंगार रस से ही युक्त है इनका भी उदाहरण, और ये यहाँ पर विधान बता रहे हैं रस को। देखो इसके देखो अब यहाँ पर क्या है, शून्यम पास गृहम विलोक्य शयनादुत्थाय किंचित् शनैः निद्रा व्याजमुपागतस्य रुचिरं निर्वर्ण्यपत्योर्मुखं विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलका आलोक्य गण्डस्थलीं लज्जानं मुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता। अब देखो इसका अर्थ क्या है, इसको पहले मैं कहानी के रूप में समझा देता हूं, फिर आपको मैं इसका अर्थ बता दूंगा। यानी कि इसको पहले मैं अर्थ ही बता देता हूं हिंदी में, फिर इसको मैं संस्कृत में आपको समझा दूंगा एक एक शब्द, जैसे कि याद हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है कि एक कमरा है, वहां पर बैठे हैं, वहां पर नायक नायिका पहले थे और उसकी सहेलियां आदि बैठी होंगी मान लीजिए। अब क्या हुआ, नायक नायिका थे तो सहेलियां उठ करके चली गई। अब नायक नायिका थे तो क्या हुआ कि नायिका भी बाहर सहेलियों के साथ चली गई, सहेलियों को छोड़ने की, चलो तो मैं छोड़ के आती हूँ। तब तक जो नायक था वो मान लीजिए वो सो गया, ठीक है। वो असलियत में सोया नहीं है, वो सोने का नाटक कर दिया है और लेटा है, आंखें बंद किया है और सो गया। अब ये क्या करती है कि ये आकर के ये भी लेट जाती है और उसको सोता हुआ जान करके उसके गंडस्थली मतलब होता है गालों पर, ठीक है, एक चुम्बन कर देती है, ठीक है, परिचुम्बे है ना, चुम्बन कर देती है और फिर वो आंख खोल देता है नायक।
तो इसको आती है क्या, लज्जा। फिर ये शर्माती है, तो शर्माते रहो। फिर जो इनका बाला होता है, जो इनका प्रेमी होता है, नायक होता है, वो चिरम चुम्बिता, देर तक फिर इसको चुम्बन आदि करता रहता है। इस तरीके से है। तो कुल मिलाकर के कि शून्यम वास ग्रहम विलोक के, घर को अकेला देख करके, शून्यम यानी शून्य यानी कि कोई नहीं है, वास ग्रहम विलोक के देख करके, शयनात उत्थाय, है ना, शयन से उठ करके, किंचित क्षणे निद्रा ब्याज उपागत रुचिरम निर्वर्ण्य पत्तिर्मुखम, पति के मुख को पहले देखती रहती है कि सो रहा है, उसको देखती रहती है। फिर क्या करती है, विश्रब्धम परिचुंब, फिर चुंबन कर लेती है। जातम पुलकाम आलोक के गंडास्थली, उसके गाल को देखती रहती है ना। फिर इसको क्या हो जाती है, जैसे ही फिर वो आंखें खोल देता है तो लज्जा नम्र मुखी प्रियेण, लज्जा के मारे प्रियेण, फिर वो हंसता है और फिर बालाचिरम चुंबिता, उसको बहुत देर तक किस आदि करते रहता है। तो इस तरीके से ये है। अब इसमें आपको रस मिल जाएगा, नहीं मिला? तो यहाँ रस तो दोनों में मिल रहा है, पिछले वाले में मिल रहा था, इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये है आपका। अब इसको पढ़ना आप जान ही गए हैं कि शून्यम वास ग्रहम विलोक्य शयनादुत्थाय किंचित् क्षणये निद्रा व्याजमुपागतस्य रुचिरं निर्वर्णपत्युर्मुखं विस्रब्धं परिचुम्ब्य जात पुलकाम् आलोक्य गण्डस्थलीं लज्जानम मुखे प्रियेण हस्ता बालाचिरं चुम्बिता। अब इसको केवल पेपर में यूज करना है, आपको इसके एक एक शब्द की व्याख्या नहीं करनी है, इसलिए मैं इसको इतना ही पढ़ाता हूँ। इस श्लोक को यहाँ पर अर्थ बता देता हूँ सामान्य, और एक एक शब्द का अर्थ नहीं बताता हूँ। उसका कारण यही होता है क्योंकि के प्रयोग करना है, मत सामान्य अर्थ समझो, याद करो लो इसको। अब क्या करना है पेपर में जिनकी अपनी व्याख्या पढ़ते हैं उनका तो 30-40 मिनट एक ही श्लोक की व्याख्या करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। फिर इसके अलावा भी विश्वनाथ ने दोष अलंकार रीति पर भी विचार करते हैं, कि इसके अलावा भी वो विचार करते हैं। तो उन्होंने मूलतः रस को ही कहा है, और देखो इसमें रस पर्याप्त आ रहा है, तो वो रस को ही बाहर वरीयता देते हैं कि यदि रस है तो रसात्मक वाक्य से। अब ये ऐसे वाक्य ही है, ये क्या है, एक प्रकार का सेंटेंस ही है, तो इसमें रस आ रहा है, तो बोले यही काव्य है। ठीक है, इसके अलावा भी विश्वनाथ ने दोष अलंकार गुण रीति पर भी विचार किया है। देख लीजिए यहाँ पर वो लिखते हैं आगे कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोषास्तथ अपकर्षकाः, दोष जो क्या होते हैं उसके काव्य को अपकर्षक कर देते हैं। यदि काव्य में दोष हो, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। आगे कहते हैं कि दोषस्तस्य अपकर्षकाः, और यदि काव्य में दोष आ जाते हैं तो इस रस के क्या हो जाते हैं, अपकर्षक हो जाते हैं, इसको कम कर देते हैं, यानी रस का मजा कम कर देते हैं यदि दोष आ जाते हैं। बोले उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ताः गुण अलंकार रीतयः, तो बोले गुणों का प्रयोग, अलंकार का प्रयोग और रीति का प्रयोग केवल हम उत्कर्ष के कारण प्रयोग करते हैं। इन्हें हम काव्य की आत्मा नहीं कह सकते, और इन्हें विशेष रूप से लक्षण नहीं, इन्हें सामान्यतः ये उत्कर्ष को बढ़ाने वाले हैं, यानी कि एक काव्य को और सुंदर बनाते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर पर एक लड़की जाती है, एक सुंदर लड़की, और वो उस सुंदर लड़की को और अधिक सुंदर बना देता है ब्यूटी पार्लर। तो बोले यही काम किसका है, गुण अलंकार और रीति का है। बाकी काव्य की आत्मा क्या है, सुंदर लड़की ही है, तो वही सुंदर है। बोले यदि रसात्मक वाक्य है तो वही मेन है। ठीक है, अब ये सब तो ठीक है, हो ही जाएगा ब्यूटी पार्लर पर जाकर के। ठीक है, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोषास्तस्य अपकर्षकाः उत्कर्ष हेतवा प्रयुक्ता गुण अलंकार रीतयः। ये जो मैंने उदाहरण दिया है ब्यूटी पार्लर वाला, मतलब इसमें ऐसा मत समझना कि मैं ऐसा कुछ बालिकाओं को कह रहा हूँ, बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समझ में अच्छे से आ जाए। लड़के भी जाते हैं ना ब्यूटी पार्लर, लड़के कौन से नहीं जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर हमने देखा, अब आगे चलते हैं कि उपर्युक्त विश्वनाथ के लक्षण से भी काव्य शास्त्री, उपर्युक्त विश्वनाथ के लक्षण से भी काव्य शास्त्री पूर्ण, काव्य गलत लिखा है, काव्य शास्त्र पूर्ण पूर्णतः काव्य शास्त्री पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, ठीक लिखा, काव्य शास्त्री पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। पंडित राज जगन्नाथ इनके लक्षण में भी निम्न आलोचनाएं अल्पताओं को उद्घाटित करते हैं, अल्पताओं को उद्घाटित करते हैं, या फिर इनकी समालोचना करते हैं, आलोचना करते हैं। कौन? पंडितराज जगन्नाथ, ये वही है जो शब्दार्थ उगारे थे। बोले यदि हम रसात्मक वाक्य को ही काव्य मानते हैं तो जिन काव्यों में अलंकार व विषय वस्तु की प्रधानता है वह काव्य की परिभाषा से बाहर हो जाएंगे। देखो कुछ काव्य ऐसे हैं जिनमें मूलतः अलंकार और विषय वस्तु ही है, उसमें रस आता ही नहीं है। ठीक है, तो वो तो काव्य से बाहर हो जाएंगे। जैसे ननो नुन्नो नुन्नो नो नाना 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 ननु नुन्नो अनुन्नो नने नो नाने नानु नुन्नो, कोई अर्थ पता चला, कोई रस आया, कोई मजा आया नहीं। ठीक है, तो बोले ऐसे फिर ये माघ का क्या ये काव्य नहीं कहलाएगा? समझ में आ रहा? सॉरी, भारवी का ये श्लोक है, क्या ये काव्य नहीं कहलाएगा? ऐसे ये श्लोक तो फिर बाहर हो जाएंगे काव्य से। ये आलोचना कर रहे हैं कौन?
पंडितराज जगन्नाथ सही आलोचना कर रहे हैं वैसे तो, कि बोले यदि ऐसा हम कह दें कि रसात्मक वाक्य ही केवल काव्य है, तो भाई हर जगह रस तो नहीं आएगा। आप मूवी देख रहे हो तो मूवी में हर जगह तो कुछ ना कुछ रस नहीं आएगा। समझ में आ रहा? तो बोले जिस पार्ट में रस नहीं आएगा, क्या वो मूवी नहीं है? वो काव्य नहीं है? ये आलोचना कर रहे हैं कि यदि हम रसात्मक वाक्य को ही काव्य मानते हैं, तो बिना जिन काव्यों में अलंकार व विषय वस्तु की ही वेदांता है, विषय वस्तु की ही मूलतः बातें हैं, क्या वो नहीं? अगर जैसे कि और देख लीजिए, जैसे दंडी का है, दंडी का जो दस कुमार चरितम है, उसमें कोई ऐसा विशेष रूप से रस नहीं है, क्योंकि वहां विषय वस्तु ही प्रधान है। वहां पर उन्होंने ये बताया है दंडी ने कि तात्कालिक समाज में क्या स्थिति थी, उसमें कैसे वैश्याएं रहती थी, कैसे समाज था, कैसा क्या था, ये सब ही मूल बातें हैं स्टोरिया टाइप की। तो बोले वहां क्या उसे नहीं मानेंगे आदि आदि इस तरीके से वह काव्य की परिभाषा से बाहर हो जाएगा, ये वाली बात कह रहे हैं। आगे देखो, तो वह परिभाषा से बाहर हो जाएंगे। इस दृष्टि से यह अत्यधिक संकुचित लक्षण प्रतीत होता है, कि बहुत छोटा लक्षण होता है। आपने सीमित कर दिया कि भाई केवल रसात्मक वाक्य हो, यानी कि अलंकार जिस विषय वस्तु की प्रधानता को लेकर के बने हुए हैं, उनका तो इसमें आपका जोड़े ही नहीं रहे हो, संयोजित ही नहीं है। जबकि आप मम्मट आदि का देखो तो बोले व्यापक है, तो बोले आपका संकुचित काव्य लक्षण है, ऐसा आलोचना कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इनकी भी। दूसरी बात, यदि हम रसात्मकता को ही काव्य मानेंगे, तो दंडी सदृश दस कुमार चरितम जो मूलतः समाज का ज्वलंत चित्रण करती है, इन्हें काव्य की मान्यता से बाहर मानना पूर्व पूर्व काव्य शास्त्र परंपरा के विपरीत है। भाई हम दस कुमार चरितम जैसे दंडी का है, इसे हमें बाहर मानना पड़ेगा, और इसको बाहर मानेंगे तो काव्य शास्त्री परंपरा के ही विरुद्ध है। क्योंकि कवि क्या का मूल काम क्या है? कवि का मूल काम क्या है? समाज के ज्वलंत चित्रण को सबके सामने रखना। साहित्य समाज का दर्पण है, उस दर्पण का निर्माण कवि करता है। तो साहित्य जो बन रहा है, उसका मूल काम क्या है? कि तात्कालिक समाज में जो स्थिति हो उसको बताए। तो मूल तो विषय वस्तु ही है, और जो इसमें श्रृंगार आदि हास्य आदि डाले जाते हैं, ये तो इसलिए डाले जाते हैं कि लोग मजे पढ़े मजा लें आदि आदि। तो पिछले समय चूंकि राजतंत्र में आप खुल करके आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं लिख सकते हो, ये राजतंत्र की दिक्कत है। लोकतंत्र में तो आप खुल करके भाषण दे सकते हो, लेकिन लो राजतंत्र में तो नहीं कर सकते हो। तो राजतंत्र में ऐसे ग्रंथ लिखे ही नहीं जा सकते जो राजा के विरुद्ध पूर्णतः केवल इस चीज को लेकर के डेडिकेटेड हो कि वो केवल राजा की आलोचनात्मक बातें करेगा या राजा की गलत कामों को बताएगा। ऐसा आप लिख ही नहीं सकते हो, फिर क्या करोगे? तो उसमें यह होता है कि आप मनोरंजन का उद्देश्य से लिख रहे हो, लेकिन बीच बीच में पॉइंट डाल दे रहे हो, बीच बीच में संदेश दे रहे हो। यही काम भारवी ने किया है। भारवी ने तात्कालिक जो समाज में सामंती व्यवस्था आरंभ हो रही थी हर्षवर्धन काल के बाद, तो कि छोटे छोटे राज्यों में लोग बट रहे थे, सामंत बन जा रहे थे, इसलिए हो रहा था कि राजा के प्रति उसके मंत्रियों का विश्वास नहीं था। जो मंत्री थे या किसी क्षेत्र को संभाले हुए थे, उस क्षेत्र के वो स्वयं ही राजा बन रहे जा रहे थे, और धीरे धीरे वो राजा बन रहे थे तो कोई क्षेत्रीय राजा उसे भी हटा दे रहा था। तो इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बट रहा था, और इसी को दूर करने के लिए बता रहे थे कि हितम मनोहारी चतुर्लम बचा कि सखिम सखा शास्त्री न योधपम हितन न संसृणोते सखिम प्रभु, कि वह कैसा सखा जो अपने मित्र की बात ना माने, वो कैसा राज्य जो अपने मित्र की बात ना माने, और वो कैसा मित्र जो अपने राजा को सही सलाह ना दे। तो ये सब बातें, तो बोले ऐसे काव्य तो फिर बाहर हो जाएंगे। तो ये आलोचना है, तो ये दो इनकी आलोचना हो गई। फिर आपको लास्ट में चूंकि आपके पास इतने ही शब्द है, फिर आपको निष्कर्ष लिख देना है कि उपयुक्त आलोचना के बावजूद भी विश्वनाथ का काव्य लक्षण रसात्मकता को महत्व प्रदान करता है, तथा आनंदवर्धन व अभिनव गुप्त भी रस ध्वनि के रूप में इसी की पुष्टि करते हैं। यानी कि रस ध्वनि को ये लोग मानते हैं कि रस ही महत्वपूर्ण है। कौन? आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त। इस रूप में ये अभिनव गुप्त आनंदवर्धन भी इनके विश्वनाथ के लक्षण को समर्थन करते हैं, के रूप में पुष्टि करते हैं। काव्य का प्रयोजन भी सद्यः परिनिवृत्ते के रूप में तत्क्षण रसानुभूति ही है ना। और एक बात यह भी है कि काव्य का प्रयोजन भी क्या है? सद्यः परिनिवृत्ते के माध्यम से, यानी कि सद्य यानी कि तुरंत, परिनिवृत्ति यानी कि रस मिल जाए, आनंद मिल जाए के माध्यम से तत्क्षण रसानुभूति ही है। मूल मूवी आप इसलिए देखने नहीं जाते हो मेरे भाई कि आपको कुछ समाज का नॉलेज मिल जाए या कुछ विशेष नॉलेज मिल जाए, आप जाते हो कि मजा आ जाए, फिर मजा के साथ आपको ज्ञान मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मूल काम तो यही होता है कि आनंद के लिए जाते हो। तो बोले इसलिए मूल बात तो यही है कि रस आ जाए, मजा आ जाए, इसलिए इस दृष्टि से इनका भी काव्य प्रयोजन ठीक प्रतीत होता है। तो तत्क्षण अनुभूति ही मूल प्रयोजन है। कहा भी गया है कि रसो वै रसः रसस्यते
रस्यते इति रसः, कि रसो वै सः, यानी कि वही रस है जो आनंद प्रदान कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख करके समाप्त कर देना है। अब आप देखो, आपने यहाँ विश्वनाथ के लक्षण को भी समर्थन दिया लास्ट में, और उनके आलोचना के पाठ दिया, लेकिन इनकी आलोचना भी दो लक्षणों में कर दी, और आपने इनके लक्षण को भी बता दिया। इसी तरीके से आपके आंसर लिखे जाते हैं, और इसी तरीके से लिखोगे। इससे आपको क्या लगता है? इससे टीचर को ये लगता है कि इसने बढ़िया अच्छे से विषयों को पढ़ा है, आलोचनात्मक पक्षों को समझा है, और चीजों को सभी डायमेंशंस को कवर किया है कि कोई चीज क्या है, उसका स्वरूप क्या है, फिर उसकी आलोचना क्या है, फिर उसका महत्व क्या है। और इसके साथ ही साथ आप विभिन्न, ये अपने मन से नहीं कह रहे हो, उदाहरण दे रहे हो, आप उसमें श्लोक दे रहे हो, कोटेशंस दे रहे हो, और कोई काव्य शास्त्रियों के जो अभिमत है उनको भी पुष्ट कर रहे हो। इससे आंसर बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से जो आंसर लिखते हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कंटेंट किसी ने बनाया ही नहीं, ये मैंने कंटेंट बनाया है, और आप लोगों के लिए राइटिंग थोड़ी सी समस्या होती थी, तो राइटिंग में अपने स्टूडेंट से लिखवा रहा हूँ जिनकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है। तो मैं प्रयास यही कर रहा हूँ, इनकी राइटिंग मतलब काफी अच्छी है मेरे हिसाब से, तो मतलब मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी अभी इन्हीं की मिली है मुझे। और भी होती है इससे अच्छी राइटिंग, लेकिन मेरे पास यही उपलब्ध है, और हमारे यूपीएससी वाले हैं तो लिख रहे हैं तो अच्छा है। तो आप इसको आराम से पढ़िए, इस तरीके से आप लोग बताइएगा कैसा लगा लेक्चर, और आगे भी हम लोग इसी तरीके से मिलते रहेंगे, करते रहेंगे, लेक्चर्स अपलोड भी होते रहेंगे। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। ओके मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।